नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। मेरा नमस्कार। तो आज हम हिंदी के यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर के आप सभी के लिए आए हुए हैं और आप सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सभी जवाब देते चलेगा इस हिंदी के सारे प्रश्नों का, कितना जल्दी आप जवाब देते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? देखिए इन सारे का वीडियो, सारे का नोट्स, सारे का पीडीएफ आपको पहले ही दे दिया गया है। अब यहाँ पर हिंदी समाप्त हो गई है, तो इसलिए हम आपको टॉप क्वेश्चन वैसे लेकर के आएंगे जो आप कम समय में कितना जल्दी बना सकते हैं उसका जवाब आप सभी यहाँ पर करते चलेंगे। तो चलिए, महोदय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, क्या है? गुण संधि। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? हरिश्चंद्र, ठीक है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? देखिए इसका अगर डीपली देखना होगा तो आपको नोट्स और पीडीएफ ये संधि का पूरा हम दे दिए हैं, तो आप यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिएगा और पूरा इसका एकदम देखते रहिएगा। अगर बात संधि कभी भुलाइएगा नहीं, संधि का नोट्स बनाया हुआ हिंदी का, उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, तो आपको टॉप 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप कितना जल्द यहाँ पर जवाब दे सक रहे हो, कितना सही कर पा रहे हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? देखिए कुछ कुछ थोड़ा सा आप लोग डीप भी कर लेते हैं। हरिश्चंद्र में क्या है? हरि ना, क्या है? हरि और जोड़ चंद्र, ठीक है, होता है ना। तो देखिए ये क्या है, ये जो चिन्ह है वो विसर्ग का है, ये जो चिन्ह है वो किसका है? विसर्ग का है। और जिसमें विसर्ग लग गया उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहें? विसर्ग संधि, यानी इसका राइट आंसर जो है विसर्ग संधि। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी पकड़िएगा और बताते चलिएगा ना। अगला देखिएगा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? विसर्ग संधि, ठीक है। ये क्या होता है? यशोदा, यह यशो जोड़ ह ये होता है ना, जोड़दार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा? विसर्ग लगा ना, विसर्ग लगा इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो विसर्ग संधि हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? कौन सा होगा? ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? दिगंबर, तो दिक और जोड़ क्या लिख देंगे? अंबर, ठीक है। तो इसमें एगो क्या लग गया? व्यंजन लग गया ना, व्यंजन। तो जिसमें व्यंजन लग गया उसको हम लोग किस संधि के अंदर ले चलेंगे? तो व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो संज्ञा का
पूरा नोट्स और पीडीएफ दिया हुआ है और इस कदर दिया हुआ है कि उसको एक बार आप देख लीजिएगा ना तो संज्ञा से कोनो प्रश्न आएगा तो आप कहीं ना भूलेबे नहीं कीजिएगा, लाइफ टाइम नहीं भुलाएगा। तो नोट्स खरीद लीजिए आप लोग, सबको जल्दी जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि सब कोई खरीदिएगा उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका एकदम पास होने का श्योर एंड शॉर्ट है। अब यहाँ पर तो अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, तो मॉक टेस्ट में आपको उतना तो डीपली मैं नहीं दूंगा जितना कि उस नोट्स में दिया हुआ हूँ, वीडियो में बनाया हुआ, ठीक ना। तो सारे को आपको मिल जाएगा यहाँ पर जुड़ने के साथ। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए वैसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको न तो दिखा सकते हैं, न तो छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो अब बताइए दुर्गंध को हम क्या कर सकते हैं? तो दुर्गंध जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बता सकते मात्रा में। सिर्फ अरे इतना दुर्गंध दे रहा है, इतना, अब इतना में कितना दे रहा है वो आपका दिल और दिमाग जान रहा है। तो जो आप सिर्फ अपने अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ अपने महसूस कर सकते हैं, वैसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो आप सिर्फ अपने महसूस कर सकते हैं कि यहाँ का दुर्गंध कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। किसी को बयान नहीं कर सकते, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला है यहाँ पे दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए दूध क्या है, अब बताइए। दूध जो है लिक्विड है, दूध जो है लिक्विड है, दूध लिक्विड, दूध लिक्विड है, दूध लिक्विड है, ठीक है। दूध लिक्विड है, द्रव है, तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में ये चला जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा। तो अगला आपका जो है यहाँ पर गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ पर संज्ञा से सारा नोट्स और पीडीएफ हम आपको दे दें। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरी क्या है, जुड़ने का, सिर्फ और सिर्फ जुड़ने का। तो जितना जल्दी आप जुड़िएगा ना उतना ही आपको आकलन परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। और ये आकलन परीक्षा के लिए नहीं, हम फिर इसके बाद आपको जेटेट का भी तैयारी करवाएंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो सिर्फ जुड़ने की ही आपको दिक्कत है। नोट्स तो इस कदर बनाया हुआ है कि जिसको आप देख लीजिएगा तो दोबारा आपको किसी भी नोट्स की जरूरी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। तो गिरोह जो होता है एक से नहीं बनता है, 2, 4, 5 से बनता है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक हो जाती है तो ऐसी का समूह होता है, तो ऐसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कह लेते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? गुच्छा जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। गुच्छा जो होता है किसी चीज का गुच्छा, तो गुच्छा आप सबसे ज्यादा आप देखते हैं अंगूर का गुच्छा, तो उसमें कितना होता है, ठीक है। तो उसमें एक गुच्छे में लगभग 50 से 100 होते हैं। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का या 2 से 2 अधिक वस्तु का जहाँ पर समूह होता है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। तो ये गुच्छा जो है वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी आंसर बहुत ही सही आ रहा है, आप लोग बहुत ही सही बना रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरी है जुड़ने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए एक कक्षा या एक क्लासरूम जो होता है वो अकेले के लिए नहीं बनता है, ठीक है। उसमें लगभग जो है 10 से 20 विद्यार्थी होते ही है, 5 से 10। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी बैठे हुए हैं तो उस समूह हो गया, और उस समूह हो गया तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो कक्षा में भी 10 से 20 या 50 विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए वो भी समूहवाचक संज्ञा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, चावल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो देखिए चावल जो होता है ना, चावल जो होता है वो चावल किस प्रकार की संज्ञा है? तो चावल जो है यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में अब होता है द्रव, द्रव में देखिए मेटल वाली चीज़ है, मेटल वाली चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़ है, और देखिए वेट वाली चीज़ है जो आ गई, ठीक है। ये सब्सटेंस पदार्थ जो आ गए, चावल, गेहूं, आटा, ये सब देख रहे चावल। तो ये भी जो है आपका मटेरियल में जाता है। किस में जाता है? मटेरियल में जाता है ना। और वो किस में जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर अगला है चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी क्या चीज बताइए? मेटल है, मेटल धातु। तो धातु से जुड़ी जितना भी चीज होता है ये भी द्रव्य होता है। धातु, सोना, चांदी, लोहा, ये तांबा, कॉपर, ये सब द्रव्य है, ठीक है। क्या है? द्रव्य है। तो इसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही डालेगा। ऐसा नहीं कि द्रव्य के मतलब खाली पानीय वाला चीज लीजिएगा, लिक्विड वाला, ठीक ना, वो सब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर
हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हरियाली तो द्रव्यवाचक में नहीं आएगा। जातिवाचक में किसी का जो जाति समूह का बोध करा, और व्यक्ति में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आता है। लेकिन अब बचा भाववाचक। तो देखिए हरियाली जो है अनुभव करने की चीज है, ठीक है। आपको कितनी अच्छी हरियाली लग रही है वो सिर्फ आप अपने दिमाग में और दिल में महसूस कर सकते हैं। किसी को ना बता सकते हैं, ना उसकी मात्रा बता सकते हैं, ना उसकी थिंकिंग बता सकते हैं। सिर्फ अपने आप में अंदर अंदर अनुभव कर सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। तो जिसमें आदमी सिर्फ अनुभव कर सकता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं, और वो भाववाचक संज्ञा। सारे नोट्स को खरीद लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हैं सारे को नोट्स परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए, और सब सब्जेक्ट का मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। और जुड़ जाइए, सबसे अधिक जुड़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है हम वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आपको बता दे रहे हैं वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो अब तक के आकलन परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है सभी राज्यों का। तो ये सब आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ स्पेशल क्लास जो है आपका इस पर चलाया जा रहा है, आकलन परीक्षा का, इस चैनल पर। तो इसी चैनल से आपको जुड़ना है, और हर 3 से 4 क्लासेज आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा के मिल जाएगी। तो आप केवल अगर मोबाइल लेकर रख बैठे हुए हैं और सुन के भी तैयारी कीजिएगा ना, तो इस चैनल से आपको तैयारी हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और देख रहे हैं, तो आजकल में जुड़ने का प्रयास करेंगे ना। लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो लड़ाई सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि हमने किसको कितना बोला, कितना मारा, कितना गाली दिया, क्या किया। तो अनुभव की चीज़ है। तो जो अनुभव की चीज़ें होती है, महसूस करने की चीज़ें होती है, उसको हम लोग किस में डालते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो सजावट जो होता है, देखिए सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो सजावट जो है आपका यहाँ पर जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक। तो सजावट जो है देखिए अनुभव करने की चीज है, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुत्ता जो होता है वो देखिए आपको होता है यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कुत्ता जो है पूरे कुत्ता जाति का, मैंने पूरे कुत्ता जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। जिससे पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक में। लेकिन यही एक कुत्ता का नाम कहता है, ठीक है, क्या कहता है? रोहन कुत्ता। देखिए तो कुत्ता का यहाँ नाम हो गया। तो अगर कुत्ता का नाम लेकर के कोई बोल रहा है तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिर्फ कुत्ता बोल रहा है तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ब्रिज किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज जो है पूरे ब्रिज जाति का बोध करा रहा है, पूरे ब्रिज जाति, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन यही कहता है सेमल, ठीक है, सागवान, पपीता, नींबू। अगर इस तरह का नाम कह दे, ठीक है, क्या कहे आपको? नाम कहे, तो ये जो आपका नाम है वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर खाली ब्रिज कह रहा है तो ब्रिज पूरी ब्रिज जाति का बोध करा रहा है, जाति का, ब्रिज जाति ही होती है, तो उसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको डालना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको डालना है। चलिए अगला देख लीजिएगा, शाश्वत का विलोम शब्द है रहस्यमय, सदैव, नश्वर या प्राची, ठीक है। तो शाश्वत का क्या होता है यहाँ पर विलोम शब्द? तो विलोम शब्द देखिए सारा इंपोर्टेंट दे दिया गया है जो अभी तक आया गया है, तो आप लोग सभी जुड़ जाइएगा। तो शाश्वत का हो जाएगा नश्वर, शाश्वत का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द है पुरुष, राक्षस, दानव या दैत्य। आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग का भी आ रहा है। तो मानव का विलोम शब्द हो जाएगा दानव, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बात। अगला देखिएगा, अति का विपरीतार्थक शब्द है अल्प, नगण्य, न्यून या कम। तो ठीक है, तो अति का क्या होता है? तो अति का हो जाएगा यहाँ पर सबसे अधिक, तो उसको हम लिख सकते हैं न्यून या अल्प। अति का न्यून या अल्प भी हो सकता है, लेकिन अति का यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो होगा अल्प। क्या होगा? अल्प सबसे अच्छा इसका आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिएगा, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है उल्टा ना, अतरंग, जलतरंग, रंगारंग या कोई नहीं। तो बहिरंग का क्या होता है? बहिरंग ना, बहि मतलब बाहर और अंत माने अंदर। तो ठीक है, तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा? बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा ना। अगला है, आप यहाँ पर देखिएगा, विपत्ति का विलोम शब्द है विपत्ति का, ठीक है, समृद्धि, हर्ष, संपत्ति या आपत्ति। ठीक है, तो विपत्ति का होता है विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। यहाँ पर विलोम शब्द आ रहा है, विपत्ति का विलोम शब्द है हर्ष, संपत्ति या आपत्ति। तो विपत्ति का विलोम उल्टा हो जाएगा आपका संपत्ति। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला है, यहाँ पर अर्वाचीन का विलोम शब्द है नव्य, नूतन,
प्राचीन या नवीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द है नव्य, नूतन, प्राचीन या नवीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला प्रश्न है इसका, सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, मोक्ष, प्रलय या प्राचीन। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधुनातन का विलोम शब्द है दिरस्त्य, भूतकालिक या पुरातन, ठीक है। तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर पुरातन। अधुनातन का पुरातन विलोम शब्द हो जाएगा। सारे विलोम शब्द आपको दे दिए गए हैं, करवा दिए गए हैं, तो आप सभी एक बार फिर देख लीजिएगा और जहाँ दिक्कत लगे कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। भूषण का विलोम शब्द है भूषा, विष्णु, दूषण या भूषक, ठीक है। तो भूषण का विलोम शब्द है दूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण है। अगला प्रश्न है, औनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या गगन, ठीक है। तो औनी का विलोम शब्द जो होता है वो आपका अंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कलुष का विलोम शब्द है निष्करुण, निष्पाप, निष्कलुष या पाप शून्य। तो कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष होगा। क्या होगा? निष्कलुष होगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है बाहुल्य, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यक का विलोम क्या हो जाएगा? आप सभी सही बता रहे हैं, बहुसंख्यक होगा। क्या होगा? बहुसंख्यक हो जाएगा अल्पसंख्यक का। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा है ऐसा शब्द जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं। पवन सुत हनुमान को जो हम लोग जानते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान को जो हम लोग सदियों से जानते आते हैं, और मारुति भी हनुमान को कहा जाता है। अब बचा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो है विनायक, यानी ये नहीं है, यानी यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऑप्शन से देखिए हम लोग को पकड़ना है, ऑप्शन से ही पकड़ते हैं ज्यादा करके प्रश्नों को, अगर कम समय पकड़ना है तो। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। कल भी हमने इसका प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था। देखिए, पाप का उल्टा क्या होता है बताइएगा? विलोम क्या होता है? पुण्य होता है, ठीक है। और बीच में ये चिन्ह लगा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसको आप कहेंगे द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। तो इस तरह का समास हर बार एक एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, तो आप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। द्वंद्व समास तो आपको पहचानने बता ही दिए हमने। अब देखिएगा, वनवास में कौन सा समास है? वनवास ना तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो वनवास में, वनवास का मतलब है वन को वास, यानी वन के लिए जो वास गया, वन में जो वास गया उसको कहते हैं वनवास। और जिसमें देखिएगा यहाँ पर जब आप समास का विग्रह करते हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसमें आता है कर्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है? कर्ता। कर्ता को भी हमने पूरी अच्छी तरह से आपको पीडीएफ दे दिया है। तो अब तक जो भी शिक्षक बंधु हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, और जिनको पहली बार यह वीडियो मिले, आप बेहिचक हमारे साथ कॉल करके, जो आपको पहले नंबर दिया गया है, तुरंत जुड़ जाइएगा। इस यहाँ से आपका जो है 101% सफलता हाथ लग रहा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और सारे जैक मॉडल और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ के रूप में। तो जुड़ करके जरूर हमारे साथ यहाँ पर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? देखिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यगरूढ़ शब्द, इसका वीडियो भी और इसका नोट्स भी हमने आप सभी को दे दिया है। तो अब आप उतने दिन से, जुलाई से क्लासेस चल रही है, आप लोगों ने सभी को याद कर लिया होगा। अब आपका वक्त है सही समय पर हथौड़ा मारने का लोहे पर। तो अब हथौड़ा मार दीजिए और जितना भी चीज़ें हैं सबका प्रैक्टिस कीजिए, और बताइए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, जो हमारे नए शिक्षक बंधु है, ले लीजिएगा। हिंदी का यहाँ पर जो है नोट्स, अब हिंदी की तैयारी पूरी हो गई है। अब आपका यहाँ पर ज़्यादा करके प्रैक्टिस सेट ही चलेगा, क्योंकि हिंदी का जितना मैंने सिलेबस था व्याकरण के अंतर्गत दे दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ पैसेज है, तो पैसेज आपको मिलते रहेंगे, आप उसको बनाते रहेंगे, ठीक है। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, दस हो आनंद जिसका, दस हो आनंद जिसका, और ये विशेष अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ। तो वैसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलेगा, दशानन यानी रावण, तो उसको हम लोग कहेंगे योगरूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला है, गौशाला में कौन सा समास है ना? गौशाला के में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो देखिए, गौशाला क्या होता है? तो गौ, गौ के लिए शाला, मतलब गौ के लिए रहने का स्थान, ठीक है, गौशाला यही होता है ना। तो के लिए क्या चीज है? तो ये कर्ता का चिन्ह है, ये
यहाँ पर क्या है, कारक का चिन्ह है। क्या है, कारक का चिन्ह। कारक का नोट्स यहाँ से जो भी परचेज करेंगे ना अगर कारक से कोई प्रश्न पूछ देगा तो आपको हम बता देते हैं 100% बता दिएगा, सिर्फ नोट्स परचेज कर लीजिएगा तो समझ गए। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला गौ के लिए शाला है, जिसमें आपको यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें कर्ता चिन्ह आता है, जिसमें कारक का चिन्ह आता है, कर्ता कर्म कोई भी आता है तो वो तत्पुरुष समास में जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, त्रिफला मतलब हिंदी होता है, त्रि मतलब होता है तीन, और फला मतलब फलों का समाहार या मिक्सर। ठीक है, ये तीन क्या चीज़ है, संख्यावाचक है। तीन क्या चीज़ है, संख्यावाचक है, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जो स्पेशल संख्यावाचक हो और कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसको आप डालेंगे द्विगु में दम। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जो संख्यावाचक हो और विशेष अर्थ नहीं निकले तो वो जाता है द्विगु में। इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा। अगला है, आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। ठीक है, तो आलोक का मतलब होता है, देखिए अगर एक सेंस में देखेंगे तो प्रकाश होता है, और प्रकाश का उल्टा क्या होता है आपको बताना है। विलोम मतलब उल्टा शब्द गया, और प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द है चंचल, संचल, जंगम या चेतन। ठीक है, तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो स्थावर का देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जंगम ना, क्या बोला जाता है, जंगम। अब देखेंगे आप सभी, तो सारे प्रश्नों को यहाँ पर करते चलिएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, संक्षेप या सूचना। ठीक है, तो विस्तार का यहाँ पर क्या होता है, जिससे आपको कहता है कि इसका विस्तार कीजिए, तो ना क्या कहता है आपको कोई भी कि इस पद का विस्तार कीजिए मतलब बड़ा कीजिए, तो उसी को कोई कहता है कि इसका संक्षेप में लिखना है। क्या क्या लिखना है, संक्षेप में लिखना है। तो विस्तार का उल्टा जो होता है वो संक्षेप होता है। कोई विस्तार में लिखेगा, कोई संक्षेप में लिखेगा, तो बोला जाता है कि आपको विस्तार में लिखना है या संक्षेप में। ठीक है, मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का अलिखित, पठित, लिखित या कथित। मौखिक मतलब मौखिक रूप से बोलना। ठीक है, मुख से बोलना और उसका कोई लिखित नहीं होता है, तो मौखिक बिना लिखित हो गया, बिना लिखित हो गया मतलब मौखिक, तो उसका उल्टा क्या होगा, लिखित होगा, यानी लिखित होगा वो, यहाँ पर हो गया आपका मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, धनी, बेकार, सनाथ या निर्धर। तो अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है। अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है विलोम शब्द ना। सारे विलोम शब्द को हमने दे दिया है जो अब तक एग्जाम में आए। सभी ये जो विलोम शब्द आप देख रहे हैं ना, सब आपका एग्जाम में आया हुआ है। समूह का विलोम शब्द है उन्मुख, अधिमुख, विमुख या प्रमुख। तो समूह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो समूह का हो जाएगा यहाँ पर आपका देखा जाएगा तो विमुख हो जाएगा, मतलब जो सामने है और फिर उसे दूर चला गया, तो समूह का हो जाता है विमुख। ऋणात्मक का विलोम शब्द है खराब, अनात्मक, धनात्मक या मानात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋणात्मक ऊर्जा होता है, बोलते हैं कि आप में ऋणात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना, तो उसी को कहते अरे तो पॉजिटिव आदमी है, मतलब धनात्मक आदमी है, पॉजिटिविटी इनमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई भी काम को हम में रखते हैं। तो ये ऋणात्मक का उल्टा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है, दक्षिण, पश्चिम, वाम, पूरब। ठीक है, तो दक्षिण का तो दक्षिण विलोम शब्द नहीं होगा, पश्चिम भी नहीं होगा, पूरब भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वाम होगा, वाम ना, यानी दक्षिण का उत्तर होता है, क्या होता है, उल्टा या विपरीत उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, आशा का विलोम शब्द है नाउम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा। देखिए हम आप पर क्या है, आस लगाए हुए, आशा है, तो लोग कहता है कि अरे यार आस मत लगाओ ना तो निराशा एक दिन हो जाएगा तुमको, यानी आशा का उल्टा क्या होगा, निराशा। वह आदमी बोला कि अरे भाई आस मत लगाओ नहीं तो एक दिन निराश होना पड़ेगा, तो आस का निराश हुआ तो आशा का निराशा होगा, तो आशा का क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सारे को कवर अप करेंगे। चोरी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चोरी अगर आप देखिएगा तो चोरी जो आप करते हैं तो वो अपने आप के अनुसार जो होता है, आपने कितना चोरी किया, कैसे चोरी किया, तो इसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके साथ किस किस की तरह की घटना हुई, किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो अनुभव वाली चीज़ें जो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल देते हैं। अगला है
बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए ये प्रश्न आपको जो है ना 1001 बार आया हुआ है बुढ़ापा, ठीक है? तो बुढ़ापा देखिए सिर्फ अनुभव की चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है? तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें अवस्था के बारे में बताया गया हो, जितनी भी अवस्थाएँ हों, अगर अवस्था के बारे में किसी में बताया गया है, तो अवस्था को भी यहाँ पर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चाहे कोई भी अवस्था हो, उसको भी भाववाचक में आप लोग रखेंगे सभी को। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के कभी-कभी आप बाज़ार या कहीं जाते होंगे, तो सिर्फ देख कर के ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी-किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख कर के मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का-लड़की को देख के, तो इसका मतलब क्या है? अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है, वो दिखा नहीं सकती है। क्या उसके प्रति सोच चल रहा है, वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है? चलिए अगला है, जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो अभी आपने बताया था, ये भी 5001 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब टेट में, सब आकलन परीक्षा सब में आया हुआ, ठीक है? तो ये किस में जाएगा? तो अवस्था वाली चीज़ें जो जुड़ी रहती है, वो किस में जाती है? आपको अभी हम बताया, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गुण, अवस्था या गुण, गुण भी जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है ना, तो गुण वाली, अगर नाउन के अंतर्गत गुण किसी को दिया हुआ है, तो ये गुण वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी, ठीक है? तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए पुस्तक किस प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देखिए पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है ना, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पुस्तक का नाम दे देता है, रामायण, महाभारत, तो ये सभी व्यक्तिवाचक में चला जाता है। तो पुस्तक यदि कहता है पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसी तरह से देखिए संज्ञा को भी हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो फ्रेंडशिप जो है वो भी दिल से अनुभव करने वाली चीज़ है ना, कि आप दिल में अनुभव करते हैं कि हम, मित्र मेरा कितना अच्छा है, खराब है, बुरा है, किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल, वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अगला है, बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है? तो देखिए बिल्ली क्या है, एक पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है, पूरे बिल्ली जाति का बोध हो रहा है ना, तो बिल्ली जाति का बोध हो रहा है, इसलिए तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्ली का नाम दे देता है यहाँ पर ना, कोई बिल्ली का नाम लेकर के पुकारता है, तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है, ठीक है? चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, निराशा का सही संधि विच्छेद है, निर जोड़ आशा, निर जोड़ आशा, नीरा जोड़ आशा, निह जोड़ आशा। देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद जो होगा, निह जोड़ आशा होगा, ठीक है? निराशा होता है, और ये जो है आपका विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? जिसमें विसर्ग लगा हो, विसर्ग संधि है, ठीक है? तो इस तरह से आप